आज बड़े दिनों बाद मैंने भी एक चिट्ठी लिखी, कोई ना मिला तो अपनी बीवी को ही लिखी। कहता हूँ आज हर वो बात जो मेरे मन में थी, अब मेरे मन में क्या हर पति के मन में थी। कि आज एक अजब बात है हुई, आज एक अजब बात है हुई, आज के नेता से मेरी मुक्कालात है हुई। मेरे सभी सर दर्द मिट गए, वहीं मेरी उनसे कुछ ऐसी वार्तालाप हुई। नेक थे हमें एक रहने दो, बांटो मत अनेक में हमें नेक रहने दो। धर्म जाति प्रांत सब मात्र सीमाएं, धर्म जाति प्रांत सब मात्र सीमाएं, हम भारतीय थे हमें भारतीय एक रहने दो। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज के हमारे इस शो में हमने एक मेहमान को बुलाया है और वो मेहमान जो है उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन पूरे लखनऊ में और यूँ कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आप एक अच्छे व्यंग्यकार हैं, एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन तिवारी जी। सचिन तिवारी जी वैसे तो नेवी में काम कर चुके हैं, नेवी के बाद इस समय आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है शक्ति भवन, वहाँ पर आप एज अ इंजीनियर काम करते हैं। और इसके बाद एक विज्ञान का छात्र कला के क्षेत्र में आ गया और आने के बाद धूम भी मचा दिया। उनसे हम बात करेंगे, उनकी कविताओं को सुनेंगे और आप तक उनके बारे में कुछ और भी पहलुओं पर बात करेंगे। आइए हम आपका पहले परिचय कराते हैं अपने मेहमान से। सचिन तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो के लिए। सचिन जी, आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मूलतः मैं रहने वाला कन्नौज का हूँ। अच्छा। और उसके बाद पिताजी हमारे यहाँ लखनऊ में आए, वकालत किया और तब से मैं यहीं पर हूँ। जन्म, पढ़ाई, प्राइमरी एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन और डिप्लोमा वगैरह सारा मेरा लखनऊ में हुआ। अच्छा, नेवी में जाने के बाद आप एज अ इंजीनियर यूपीसीएल में आ गए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो ये कैसे हुआ कि एक देश माँ भारती की सेवा करने वाला एक महान व्यक्ति और अब यूपीसीएल में आके काम कर रहे हैं और उसके बाद अपनी कवि प्रेमी हृदय भी वहाँ पर स्थापित कर दिया आपने? ये कैसे हुआ, चमत्कार कैसे हुआ ये? एक्चुअली जब मैं नेवी में था तो गोवा में उस समय पोस्टेड था, तो वहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हुआ और उस दौरान सबको अपने अपने एक स्किट वगैरह देनी थी। तो उसमें मैंने एक स्टैंड अप किया था जिसमें एक कैरेक्टर, एक आदमी अलग अलग एक्टर्स के कैसे डांस को आपकी डेली यूज़ की लाइफ से कॉपी कर सकता है, कि आप डेली यूज़ के काम करिए और उसमें आपका एक्टर का डांस आएगा। जैसे कि एक राजेश खन्ना साहब का हम ले लें तो राजेश खन्ना साहब अपना की स्टाइल अगर आपको देखनी है तो मैं कहता था कि आप लोगों ने ताश खेले होंगे तो ताश में आपने पत्ते बांटे होंगे, तो आप पत्ते बांटिए और राजेश खन्ना आ जाएगा। तो जैसे कैसे तो फिर एक म्यूज़िक चलता था राजेश खन्ना जी का गाना और फिर मैं उनकी स्टाइल पे बताता था कि पत्ते बांटते रहिए, राजेश खन्ना आ जाएगा। तो अभी या ये बचपन से ही आपको व्यंग लिखने का मन था या कविताएं लिखने का, या वहीं सिर्फ गोवा से आपका ये मन परिवर्तन हुआ? मेरा लिखने का जो मन था वो गोवा में था, गोवा से स्टार्ट हुआ चीज़ों को। देखिए, जब आप युवा होते हैं तो आपको चीज़ों को देखने और उनमें प्रतिक्रिया देने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। चूँकि आप शिक्षित परिवार से हैं और शिक्षित एक माहौल में रहे हैं तो आप अपनी शिक्षा को उसी धारे में ले जाने की कोशिश करते हो। तो उस दौरान मैंने लिखता था और कई कविताएँ लिखी, सुनाई भी, पसंद भी की, लेकिन चूँकि आप एक डिसिप्लिन माहौल में होते हो तो आप उन चीज़ों को उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे लिखता रहा। उसके बाद फिर मेरा जब अपना पहला टर्नओवर हो गया तो आगे साइन के लिए तो मेरी मदर फादर का थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि एज हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि अब घर चलते हैं और उस फैमिली वैल्यूज़ के कारण फिर वापस आ गया। हालांकि नेवी की नौकरी बहुत अच्छी है, एक प्रेस्टिजियस जॉब है और मैं एज अ इंस्ट्रक्टर था, वहाँ पढ़ाता था लोगों को, एयरक्राफ्ट के बारे में इंस्ट्रक्टर था और बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पर। नेवी से मेरे हिसाब से नेवी के साथ डिफेंस हर बच्चे को करना चाहिए। जो अग्निवीर योजना चली वो बहुत अच्छी है क्योंकि उससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन भाव डेवलप होता है। जो 4 साल अगर कोई भी डिसिप्लिन एक माहौल में रह लेगा ना तो ना चाहते हुए भी उसके अंदर एक डिसिप्लिन का भाव अपने आप जागृत होता है। अभी नेवी की आपने बात करी तो उससे बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी भारत की नेवी जो थी वो सबसे प्रभावशाली नेवी मानी जाती थी चुंग वंश में, चोल वंश के शासकों में, जिन्होंने जाके जिब्राल्टर तक कब्जा कर लिया था। और जब एक समय यहाँ पर मुगल आक्रांता आने का प्रयास कर रहे थे उस समय भारतीय जो शुंग वंश, चालुक वंश जो थे, इन्होंने जा करके पूरे अरब तक इन्होंने जा करके अपना प्रभाव बना लिया था, चीन तक प्रभाव बना लिया था और सिर्फ नेवी के दम पे। यानी उस समय हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग थी। खैर, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, जब कवि हृदय सम्राट से बात करने की बात आई है तो सचिन जी अभी कुछ एक आपने आज के वर्तमान परिवेश पर कुछ लिखा है क्या आपने? वर्तमान खासतौर नेताओं को लेके और सारी चीज़ें।
नेताओं को आज का जो एक राजनीतिक वातावरण है जिसमें मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सत्ता पक्ष तो अपनी पक्ष में है और विपक्ष जो है वो भी एक अपना पक्ष है, लेकिन दोनों की जो डिमांड्स होती हैं, जो डिमांड्स सत्ता पक्ष का तो चलो ठीक है, लेकिन विपक्ष भी इस तरह की डिमांड करता है तो जो समाज को बांटने की काम होता है, तो वो देख के आश्चर्य होता है। तो उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी थी, काफ़ी पसंद भी की लोगों ने, तो वो मैंने बताता हूँ कि हम एक थे हमें एक रहने दो, हम एक थे हमें एक रहने दो, बांटो मत अनेक में हमें नेक रहने दो। हम एक थे हमें एक रहने दो, बांटो मत अनेक में हमें नेक रहने दो। धर्म जाति प्रांत सब मात्र सीमाएं, धर्म जाति प्रांत सब मात्र सीमाएं। हम भारतीय थे हमें भारतीय एक रहने दो। आज सबको सब बना बनाया चाहिए, आज सबको सब बनाया चाहिए, क्या रोटी क्या कपड़ा सब बनाया चाहिए, पर हमें सबकी एक रोटी सेक लेने दो। बांटो मत अनेक में हमें नेक रहने दो। एक जमीन के टुकड़े की आस में है दुनिया, जो दुनिया में जंग हो रही है उसका एक ही कारण मुझे लगता है वो एक जमीन है। तो एक जमीन के टुकड़े की आस में है दुनिया, उसे पाने को खून की प्यास में है दुनिया। हमें धुआं बन उड़ जाने वाला प्रत्येक एक रहने दो, बांटो मत अनेक में हमें नेक रहने दो। अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो हमने कभी आक्रमण नहीं किया, तो हम कभी आक्रांता ना हो पाएंगे, डरे हमसे कभी कोई ऐसे ना हो पाएंगे। हमें वृक्षों में एक दर्रेक रहने दो, बांटो मत अनेक में हमें नेक रहने दो। हम भारतीय थे हमें भारतीय एक रहने दो। तो इससे मैं कहना ये चाहता हूँ कि धर्म जाति आधार पर हमें मत बांटो, हम एक हैं, हमें एक ही रहने की। अच्छा, अभी व्यंग की शैली में कुछ ऐसी चीज़ हमारे दर्शकों को सुनाएंगे जो उनको छू जाए, मज़ा भी आए। तो एक अभी कोई पत्नी को एक पति कोई प्रेम पत्र लिख रहा है, जैसा कि आपने कोई व्यंग रचना की है जी, और बड़ी सुंदर रचना है। तो एक बार जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए कि वो क्या लिखता है, वो पति पत्नी को कैसे वो पत्र लिखता है जी। और उस पत्र में क्या मतलब कुछ गुदगुदी है, कुछ नाराजगी है या कुछ रिक्वेस्ट है, ये हमारे दर्शकों को आपके उस व्यंग की रचना के बाद ही पता लगेगा। ये एक्चुअली क्या है ना, एक दुख भरा पत्र है। अच्छा, दुख भरा पत्र। हाँ, मतलब दुख में लिखा गया। अब आपको क्या पहुंचता है पता नहीं। तो ये पत्नी जा चुकी है और पत्नी कहाँ मैके चली गई? मैके चली गई। अच्छा, तो बड़ा दुख है फिर तो। हाँ, बहुत बड़ा दुख है। तो पति उसको चिट्ठी लिख रहा है, हालांकि अब लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं, तो उस चिट्ठी का भी अपना रस होता है, बहुत अच्छा रस होता है कि आप चिट्ठी लिखिए और उसका जब इंतजार होता है आने का, वो अलग ही होता है। तो वही चिट्ठी लिख रहा है, तो उसी चिट्ठी को एक कविता का रूप देने का मैंने प्रयास किया। आज बड़े दिनों बाद मैंने भी एक चिट्ठी लिखी, आज बड़े दिनों बाद मैंने भी एक चिट्ठी लिखी, कोई ना मिला तो अपनी बीवी को ही लिखी। कहता हूँ आज हर वो बात जो मेरे मन में थी, अब मेरे मन में क्या हर पति के मन में थी। तुम थी साथ, हर पति के मन में थी। तुम थी साथ तो हर बात का पता चलता था, तुम थी साथ तो हर बात का पता चलता था। किसके घर क्या पका, किसके घर दाल चुकी, किसके घर नया सोफा आया और किसको नई कार मिली। पर लगता है अब हर घर को भी है शांति मिली। आज बड़े दिनों बाद मैंने भी चिट्ठी लिखी। तुम थी साथ तो तुम नहीं हो साथ, तो अब टीवी का रिमोट भी अपने हाथ है और अब पता चला टीवी में चैनल कुल 160 है। तुम थी तो बस सास बहू की झगड़ा, तुम थी तो सिर्फ सास बहू की लड़ाई थी दिखती, अब हर चैनल पे मुझे मल्लिका है मिलती। आज बड़े दिनों बाद मैंने भी एक चिट्ठी लिखी, कोई ना मिला तो अपनी बीवी को लिखी। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, आती है बहुत जब बनाता हूँ साग चपाती। है आटा भी वही दाल भी वही, पर एक बात नहीं समझ में आती है, आटा भी वही है दाल भी वही, पर ये आज इतनी स्वादिष्ट क्यों है लगी। आज बड़े दिनों बाद मैंने भी एक चिट्ठी लिखी, कोई ना मिला तो अपनी बीवी को ही लिखी। ऐसा नहीं अपने बढ़ाना दूरियों के दिन, ऐसा नहीं कि अपने बढ़ाना दूरियों के दिन, ज़्यादा है वही बात जो जानती हो बस तुम, न जान के लिखी मैंने इसमें। ऐसा नहीं कि खुशी से निकलेगा, ऐसा नहीं कि गम से निकलेगा मेरा दम, होना ऐसा कि खुशी से जट जाए मेरा दम। आज बड़े दिनों बाद मैंने भी एक चिट्ठी लिखी, कोई ना मिला तो अपनी बीवी को ही लिखी। अभी सचिन जी, जिस प्रकार आपने पत्नी के प्रेम को इस प्रकार उजागर किया, एक तो कटाक्ष भी किया आपने उस पत्र में और ये भी दर्शा दिया कि पत्नी कितनी महत्वपूर्ण है एक घर में। और सच्चाई यही होती है कि जब पत्नियां घर से चली जाती हैं तो ज़्यादा याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी याद एक्चुअली तभी आती है। हाँ। फिलहाल वो अच्छा, उस समय अगर पत्नियां डांटती नहीं है तब बड़ा खराब लगता है। हाँ। मतलब वो भी एक तरह से हमारे पार्ट, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और जिसको हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि घर में आपस में रोज़ कुछ ना कुछ बोलती हैं, वो शायद हम जीवन में उससे रोज़ सुनना भी चाहते हैं।
मतलब एक बार नाराज भले ही हो जाएं, लेकिन वो हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। मेरा एक बहुत मानना है, एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा एक बार कि एक बात बताओ, प्रेम और शादी में क्या अंतर है? तो मैंने कहा देखो, आदमी जब प्रेम में होता है तो शादी करने की सोचता है, और जब शादी होती है तो कहीं और प्रेम ढूंढता है। तो प्रेम और शादी में बस इतना ही अंतर है, आपको दोनों में से एक टाइम पे एक ही चीज मिलेगी, अब आप डिसाइड कर लिए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन बड़ी जो ये आपने अभी रचना अपनी हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया, पत्नी को जो पत्र लिखा, तो ये इस पत्र में बहुत कुछ बातें आपने कह दी, और ये लगा कि बिना पत्नी के प्रेजेंस के कितनी चीज़ें आप खो रहे थे। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मतलब अगर पत्नी थी तो कितनी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रही थी आसानी से, सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो पत्नी के बगैर तो घर है ही नहीं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पति और पत्नी ये दोनों ही हमारे समाज के वो दो पहिए अच्छा, हैं। आपको लगता नहीं कि पति पत्नी पे अनेक रचनाएं बनती हैं, अनेक व्यंग होते हैं? जैसा कि अभी एक लखनऊ के ही एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं तरुण लखनवी जी, जी जी जी, तो उन्होंने भी पति पत्नी पर बड़े मिमिक्रीज करते रहते हैं और लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि पति पत्नी सामने बैठे हो फिर भी इंजॉय करते हैं और युद्ध नहीं होता। जी जी जी, तो मुझे लगता है कि एक आदर्श परिकल्पना भारत में चल रही है, अभी तो है फिलहाल। जी जी बिल्कुल, भविष्य में क्या होगी तो नहीं जानते, लेकिन अभी तो ऐसा है कि जो सनातन परंपरा में लोग विवाह करते हैं, और सनातन ही क्यों अन्य परंपराओं में भी बात करें, तो पति पत्नी में वो भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। नहीं बिल्कुल। और देखिए, अगर पति पत्नी का जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि अगर आप में आपको लगे कि आप बहुत अच्छा करो, एक ओवर कॉन्फिडेंस, आपने सुना होगा शब्द ओवर कॉन्फिडेंस, जिस व्यक्ति को इस बीमारी से ग्रसित हो उसे एक बार शादी कर लेनी चाहिए। उसका ओवर कॉन्फिडेंस कब कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। एक इस पे हमारे एक जानने वाले थे, मतलब नाम उनका यहाँ पर नहीं बोलूँगा, तो हमसे कहते थे कि कुछ जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस कम करने की बात करी, तो कहते हैं कि मतलब बड़े तेज तर्रार व्यक्ति थे और राजनीतिक व्यक्ति थे, तो जब वो बाहर निकलते थे लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे, भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो जब वो घर पे आते थे तो उनको जब उनकी पत्नी ठीक से कहती थी क्या करते हो, तो वो अपने आप मतलब वही, तो वो हमसे कहते थे कि वो पति जो होता है वो मोर की तरह होता है। जैसे मोर पंख अपने हिला देता हो, पूरे चारों तरफ पंख फैला देता हो, सोचता मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, लेकिन जब उसको घर पे डांट पड़ती है तो वो जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो वो सोचता मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो वो इसका उदाहरण देते थे। फिलहाल भारतीय अगर जीवन दर्शन की बात करें, सनातन दर्शन की, तो उसमें पत्नी एक बहुत बड़ा कारक है, जिसमें सत्येंद्र सुइया जैसी भी पत्नियां हमने देखी हैं। भारद्वाज ऋषि की पत्नी थी वो अनसुईया जी, सती सावित्री, ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि जो देव आदि देव महादेव की अगर चर्चा की जाए तो मुझे कभी कभी लगता है, कभी कभी मतलब फिलहाल मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, महादेव के प्रति मेरी पूरी आस्था है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे महादेव माँ शक्ति के बगैर जीरो हैं। बिल्कुल। उसका कारण क्या है, जलंधर का जब युद्ध हुआ तो माँ शक्ति को आना पड़ा। जी, जी, जब महिषासुर और क्या नाम है इनका वध करना हुआ तो उस समय भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो माँ शक्ति को ही अवतार लेना पड़ा। तो ऐसे में लगता है कि माँ शक्ति जो है अगर वो नहीं है तो महादेव नहीं है। बिल्कुल सीधी बात है। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ तो ये स्थिति है। और मनुस्मृति ने भी कहा है कि यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, यानी वहाँ देवताओं का वास होता है, और उसके बावजूद हमारी वो पत्नियां अपने ऊपर व्यंग को आनंद से स्वीकार करती हैं। इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपने अभी एक राजनीतिक व्यक्ति की बात की तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री हुए जी। ठीक है, अभी हाल के जो अगर 2 प्रधानमंत्री ले, जो अभी एक की शादी हुई और एक की शादी नहीं हुई, तो जिसकी शादी हुई वो कभी बोला नहीं, और जिसकी शादी नहीं हुई वो हर हफ्ते मन की बात करता है। तो अगर आपको अपनी मन की बात करते रहना है तो शादी मत करिए। तो प्रधानमंत्री पहले बनिए, तब भले शादी मत करिए। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने पति पत्नी पे तो रचना लिख दी, क्या प्रेमी प्रेमिका वाली भी कोई रचना आपके पास है, या कभी प्रेम किया आपने, या उस पर भी कोई रचना लिखी है आपने? हाँ, मैं एक बार किया या 2-3 बार किया? नहीं, मैं हमेशा, देखिए, प्रेम एक टाइम पे एक ही से होता है, मतलब बदलते रहते हैं आप, टाइम दिन में 24 घंटे होते हैं। तो कोई प्रेम की जो रचना अगर तो है एक आपके पास? प्रेम की है जी। कि प्यार की कुछ ऐसी हवा चली, प्यार की कुछ ऐसी हवा चली, बाप जानी दुश्मन तो माँ कैकई है लगी। प्यार की कुछ ऐसी हवा लगी, बाप जानी दुश्मन तो माँ कैकई लगी। एक सहारा था भाई का, उसमें भी अब विभीषण की छवि है लगी। प्यार की कुछ ऐसी हवा लगी। रिश्ते नाते अब सब एक से लगते हैं,
रिश्ते नाते अब सब एक से लगते हैं। मुझ में अपनों में भी अब गैरों की तस्वीर है लगी, प्यार की कुछ ऐसी हवा लगी। मुझ में भी मेरा क्या खुद मैं ही न रहा, मुझ में मेरा क्या खुद मैं ही नहीं रहा, मुझ पर उसकी मायावी नज़र है लगी, प्यार की कुछ ऐसी हवा लगी। एक बसा है बस मोबाइल का सहारा, मोबाइल जो आज सही जीवन साथी यही है। एक बचा है बस मोबाइल का सहारा, उसमें भी अब हर वक्त रिचार्ज की धुन है लगी, प्यार की कुछ ऐसी हवा है लगी। हर वक्त उनको एक आस रहती है, जो प्रेमी होंगे, खासकर जो बेरोजगार होंगे वो उस दर्द को अच्छे से समझ पाएंगे कि हर वक्त उनको एक आस रहती है, कभी साड़ी तो कभी कोक की प्यास रहती है। अब उन्हें कौन ये बताए ये तनख्वाह तन खाने में है लगी। प्यार की कुछ ऐसी हवा है लगी, बाप जाने दुश्मन तो माँ कह के ही लगी। था ये बंदा भी कभी हट्टा कट्टा सयाना, कुछ करके दिखाएगा कहता था जमाना, उसमें भी अब बस चूसने को हड्डी है लगी। प्यार की कुछ ऐसी हवा है लगी, बाप जाने दुश्मन तो माँ कह के ही लगी। तो प्यार में ऐसा ही होता है। तो ये जो अभी आपने प्रेम की कविता, लेकिन एक वर्तमान प्रदेश में जो राजनीति चल रही है तो उसका भी पर कुछ एक व्यंग, एक आध चार पंक्तियां हो जाएं, जैसे कि देश में रोज कुछ ना कुछ हुआ करता है और राजनीतिक क्षेत्र को लोग कहते भले हों कि राजनीति गंदी है, ऐसी वैसी है, लेकिन मैं अवध ओझा को इस मामले में ठीक मानता हूं। और अवध ओझा से पहले अगर राजनीति की बात करी जाए तो अभी अवध ओझा का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब राजनीति में जाना चाहिए, सारी चीज़ें, लेकिन एक आपने एक बड़ी संस्था भारत के अंदर है जो अध्यात्म में काम करती है, जिसका नाम आपने सुना होगा, गायत्री शक्तिपीठ। बिल्कुल बिल्कुल। गायत्री शक्तिपीठ में श्री राम शर्मा आचार्य ने एक पुस्तक लिखी है कि हम राजनीति में भाग क्यों ना लें। बिल्कुल। वो 3-5 रुपए की पुस्तक है, उसको कोई पढ़िएगा। जी जी। तो उसमें तो हमारे दार्शनिकों ने, हमारे संतों ने बहुत पहले बात बोली है, और हमारे यहाँ तो पहले जो संत थे वो राजनीति तय करते थे, क्या होना है क्या नहीं होना है। चाहे वो कि राजा दशरथ की बात करें तो वहाँ पर वशिष्ठ उनको तय करते थे कैसे क्या करना है। ऐसे सभी राजाओं के पास दंड लेकर के पहुंचते थे और वो राजा के सिर पे मारते थे कि तुमसे बड़ा मैं हूं, कुछ गलत किया तो तुम्हें दंड दूंगा। तो वर्तमान राजनीति में जैसे कि अभी अवध ओझा जा रहे हैं, वो अपने आप को मौकाटेरियन बोल रहे हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कि वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो एक नई शब्दावली लेके आए कि मैं मौकाटेरियन हूँ, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ जाऊँगा। तो क्या वर्तमान राजनीति में स्तर गिर रहा है राजनीति का? नहीं नहीं, देखिए मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है, राजनीति अब अगर आप जा रहे हैं तो आप कभी स्तर की चिंता मत करिए। क्योंकि राजनीति में स्तर नहीं पद मायने रखता। और ये हमारे ओझा सर जो हैं गए, ये पहले नहीं है, ये इनको लग रहा है ये पहले मौकाटेरियन है। हम यूपी वाले हैं, हमारे यहाँ से बहुत रहे हैं। हरदोई के एक सांसद हैं, उनका नाम आप सब जानते हैं, और वो इनसे बड़े रहे हैं। और उन्होंने इसके अलावा एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे सांसद हैं, और बाकायदा वो उन्होंने संसद में भी कहा कि जिसकी हवा जैसी चलेगी मैं उसके उस ओर बैठूंगा। सही कहा, बिल्कुल। इवन एक पत्रकार महोदय थे, उनका सुन रहा था तो कि अगर किसी को ये जानना हो, ये जो एग्जिट पोल वगैरह तो ये सब बेकार है, अगर किसी को ये जानना हो कि किसकी सरकार बनने वाली है तो वो उनको देख ले कि वो किस पार्टी में है, ये समझ ली कि उसी की सरकार बनने वाली है। जैसे इसके बारे में पहले रामविलास पासवान को कहा जाता था, हाँ, मौसम वैज्ञानिक है, मौसम और वैज्ञानिक। सच्चाई भी यही है कि रामविलास पासवान जिस तरफ जाते थे उस तरफ सरकार बन जाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या हम लोग रामदास अठावले को बोल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं की तरफ से इशारा था। और क्योंकि रामदास अठावले भी सत्ता पक्ष में हमेशा रहे हो। हाँ, और उन्होंने ये बात कही संसद में, बाकायदा उन्होंने बात कही। देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज हमें देखनी चाहिए अपने नेताओं में कि हमारे सांसद कितने ईमानदार हैं। भले संसद के अंदर ही है, बाहर है कि नहीं वो तो आप सब जानते हैं। तो उन्होंने बाकायदा सांसद में कहा कि देखिए मुझे पता था इनकी मोदी जी आएंगे और मैं इधर आ गया, अब आपकी आएगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, बस खुल के बोले थे ये बात, और बिल्कुल स्पष्ट उनका वचन था। तो ये बड़ा अच्छी चीज है, हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने विचारों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। भले आप मौकाटेरियन हो, मतलब अपने विचारों के प्रति, अपने विचार, मतलब आपने स्पष्ट कर दिया कि अपने विचारों के प्रति ईमानदार। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, दल के विचारों के प्रति नहीं। वो दल के दलदल में कभी फंसते नहीं। तो थोड़ा 4 पंक्तियां वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पे अगर हो जाए तो मजा। मैं वर्तमान तो नहीं, देखिए मेरा एक नेता के लेके एक छवि एक बाहर रहा है। तो मैंने आपने इंटरव्यू देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे है ना, तो मैंने एक कविता लिखी जिसमें एक आम आदमी एक नेता का इंटरव्यू ले रहा है। तो उसकी कविता, वो क्या उनकी वार्तालाप हो रही है उस पर सुनाता हूँ कि आज एक अजब बात है हुई, आज के नेता से मेरी मुक्कालात है हुई। मेरे सभी सर दर्द मिट गए, वहीं मेरी उनसे कुछ ऐसी वार्तालाप हुई। मैंने कहा आप भी अजब लोग हैं, पहुँचते हैं जिनकी वजह से उन्हीं पे करते रौब है।
आप भी अजब लोग पहुंचते हैं जिनकी वजह से उन्हीं पे करते रोब है। आपका दीन धर्म ईमान नहीं है क्या कोई? इतना सुनते ही वो मुस्कुराए नेताजी, इतना सुनते ही वो मुस्कुराए और अपने पान की पीक को निकाल कर फरमाए, बोले दीन धर्म की क्या बात करते हैं, दीन धर्म की क्या बात करते हैं, हम आपके एक जैसे हैं, आप छुप कर लें हम खुल के लें वो पैसे। और हमने तो पहले ही कहा था कि जाति धर्म छोड़ देश का उत्थान करो, हमने तो पहले ही कहा था जाति धर्म छोड़ देश का उत्थान करो और आपका मत कीमती है, हमें मतदान करो। आपने हमें दान कर दिया और खुद को हमारे हवाले कर दिया। अब आप ही बताएं हमसे गलती कहाँ हुई? आज एक अजब बात हुई, आज के नेता से मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा, मैंने फर्क कर क्या बात करते हो, आप तो दंगे पे दंगे करते हो, कभी घोटाले पे घोटाले करते हो, कभी तेलगी कभी चारा कभी दंगों से नरसंहार करते हो और इस पर भी दोषी तुम हम ही को कहते हो, इस पर भी दोषी तुम हम ही को कहते हो। इस पर वो फिर मुस्कुराए नेताजी हमारे, इस पर वो फिर मुस्कुराए और फरमाए कि देखिए हमने पहले ही कहा कि दुनिया नहीं गोल है, कि देखिए हमने पहले ही कहा दुनिया नहीं गोल है। और एक बात बताओ, दंगों में हमारा क्या रोल है? एक दूसरे को मारने को हथियार तुमने उठाए, तुमने ही मंदिर मस्जिद का अंतर बनाया और सिख दंगों में तुमने ही हथियार उठाए। माना हमने अपने फायदे में कुछ बात भी कही पर तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने को दी गई? आज एक अजब बात हुई, आज के नेता से मेरी मुलाकात हुई। मेरा विश्वास थोड़ा डगमगाया, अब मेरा विश्वास थोड़ा डगमगाया, फिर भी हमने किसी तरह अपने आप को जगाया और सोचा ये तो नेता है, बातों की खाता है और हमेशा गलती दूसरों की बतलाता है। और इस पर कहा कि महंगाई तो सबके लिए है बढ़ती, इस पर भी तुम्हारी कमाई क्यों नहीं है घटती? कभी सूखा कभी बाढ़ के नाम पर धन खूब बटोरा और तुम्हारे पास हर समस्या के लिए रहता है कटोरा। इस पर भी तुम्हारे पेट की आग क्यों नहीं बुझती? तुम्हें जनता की तकलीफें क्यों नहीं दिखती? इतना सुनते ही वो फिर मुस्कुराए और अपने बुखार बिंदु से फरमाए कि हम तो दुनिया में हमेशा एक जैसे हैं, हम तो दुनिया में हमेशा एक जैसे हैं, सुख दुख चाहे कुछ हम हमेशा एक जैसे हैं। हम बस धन बटोरते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखते हैं। और अब तुम्हें इतनी चिंता क्यों है सताई? और अब तुम्हें इतनी चिंता क्यों है सताई? क्योंकि ये मुसीबत तो तुमने खुद है बुलाई। अरे चुनाव के दिन तो थे वोट देने से बचते, कहते थे छुट्टी के दिन कौन जाए बूथ के रास्ते। और अब बड़ी महंगाई तो तहमत लगाने को राजनीति है याद आई। आज एक अजब बात हुई, आज के नेता से मेरी मुलाकात हुई, मेरे सभी शक दर्द मिट गए, वहीं कुछ ऐसी उनसे वार्तालाप है। वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सचिन जी, अभी आपने सभी विषयों पर कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे वो पति पत्नी का विषय हो, चाहे वो नेताओं का विषय हो, तो अभी आपको क्या लगता है कि साहित्य की तरफ ही आपको निकलना है और ज़्यादा? देखिए मेरा बहुत मानना है कि साहित्य और कला ये एक साधना हाँ, मैं है। एक चीज़ भूल गया कि आप तो ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं और ड्रामा भी करते हैं। हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे सचिन जी जो हैं वो ड्रामा भी करते हैं और ड्रामा आर्टिस्ट भी अच्छे हैं। तो एक इंजीनियर के साथ साथ इतनी विधाओं में काम करना अपने आप में बड़ी चीज़ है। मैंने अभी तक करीब 60 से ज़्यादा नाटक किए हैं। अरे वाह। और कुछ काम फिल्मों में भी कुछ काम करने को मिला। थोड़ा बहुत। कौन सी फिल्म में किया आपने काम? अभी हाल में मालिक आई आ रही है, उसकी शूटिंग में वगैरह में था। अच्छा। एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई, हम लोगों ने बनाई थी कि हंटिंग हू, तो वो भी शॉर्ट फिल्म थी 6 घंटे की, नहीं 6 मिनट की, सॉरी, शॉर्ट फिल्म और 6 घंटे का हो जाएंगे तो 6 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, वो बनाई थी। और जैसा मैं कह रहा था, कला एक कोई मंजिल नहीं है, कला एक साधना है, तपस्या है और जिसे निरंतर करते रहना चाहिए। यदि कोई ये सोचे कि नहीं आज मैं कलाकार हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, इंजीनियर आपका प्रोफेशन है जी, नौकरी है, परिवार चलाना है, घर चलाना है, और कला आपका प्रेम है, तो एक काम और प्रेम के बीच में तारतम्य कैसे रखते हैं? क्या वास्तव में एक इंजीनियर रह पाता है जब कला के प्रति उसका आकर्षण होता है? तो जी देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरे लिए मेरा प्रोफेशन बीवी है और जो कला है मेरी प्रेमिका है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात करी आपने। तो दोनों का वजूद बराबर है मेरे लिए। कह सकते हैं कि 2 हाथ हैं और बिना एक हाथ के दूसरे हाथ का वजूद नगण्य हो जाता है। तो अभी आप ड्रामा जो कर रहे हैं, इसमें
कुछ और अभी नए ड्रामा करने जा रहे हैं आप? जी, अब हम जल्दी ही हम लोग नाटक और भी लिख रहे हैं और प्रोसेस में है। अच्छा, किन किन भाषाओं में ड्रामा करते हैं आप लोग? अभी तक मैंने 2 भाषाओं में किया, हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा, हिंदी हिंदी इंग्लिश में, हिंदी मिक्स भी रहा है, हिंदी अवधी मिक्स भी रहा है। और भोजपुरी एक नाटक किया था जो आपने सुना होगा, फणीनाश फेणु जी की बड़ी अच्छी कहानी थी, पंच लाइन। तो वो भोजपुरी का लैंग्वेज में लिए था, तो वो पंच लाइन नाटक भी किया था। और अभी हम लोग एक बहुत हमारे क्या कहूँगा मैं कि हमारे देश की राजनीति और समाज के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत, बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं। आपने सुना भी होगा हेडगेवार साहब, केशवराम बलिराम हेडगेवार जी। तो उन पे एक नाटक लिखने की हम लोग प्रयास में हैं, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और इतने बड़े व्यक्तित्व को आधे 1-2 घंटे में समाहित करना बहुत बढ़िया, ये गागर में सागर भरने के समान है। तो इस तरीके से हमारे प्रयास हैं। और ऐसे ही एक आपने आजकल सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट, हाँ, और ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो आज की तारीख में, उस पर भी हम लोग कर रहे हैं प्रयास कि उस पर भी एक अच्छा सा नाटक लिखा जाए। और इस तरीके से ज्वलंत मुद्दे जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उन पर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ थे सचिन जी, जो कि एक इंजीनियर की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन उनका जो कला का प्रेम है, जो प्रेमी मन है, वो मिमिक्री से लेकर के व्यंग की रचनाएं, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ड्रामा भी करते हैं। और मज़े की बात यह है कि 60 से 70 ड्रामा प्ले कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे बिरले लोग होते हैं जो अपने काम को करते हुए अपने शौक को भी उसी शिद्दत के साथ पूरा करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम किसी और कार्यक्रम में भी आपको बुलाना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का और लाइव यूपी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी नॉलेज तो कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला आपसे बात करके। तो आप भी देख रहे थे, हमारे साथ सचिन जी थे। और अब आगे हम और भी किसी दूसरे मेहमान से फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी।